हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग जल्दी-जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी प्यारे-प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आ जाओ, जुड़ते हैं और एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। आप लोग शायद सोचे भी नहीं होंगे कि भई हम लोगों को फिर से, है ना, कि हम लोग को फिर से 10th के बाद 11th क्लास में प्रायिकता पढ़ने को मिलेगा बच्चों। ठीक है ना? तो जल्दी जुड़ते हैं। क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी, इसको बच्चों प्रायिकता कहते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सर इस चैप्टर का 12th में यूज़ है? तो हाँ बच्चों, 12th में यूज़ है। इस चैप्टर का 12th में यूज़ है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, है ना? इसके बाद जो चैप्टर 2 बच जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसा अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। श्री गणेशाय नमः बच्चों, गणेश जी का आशीर्वाद ज़रूरी है। फिर हमारा मोटिवेशन आता है कि उठ जाओ नहीं तो आपका कंफर्ट ज़ोन आपके सपनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। यानी जो कंफर्ट ज़ोन है हमारा, जिस पर हम हमेशा रहना चाहते हैं, जिसमें बहुत आराम फरमाना चाहते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। बच्चों अगर हम बात करें चैप्टर का, तो चैप्टर 1 से लेकर के पहले 9 तक हमने पढ़ाया आपको। फिर बच्चों चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया मैंने आपको। फिर चैप्टर नंबर 13 पढ़ाया हमने आपको, है ना? फिर बच्चों चैप्टर नंबर 14 का रिकॉर्डेड डाला, है ना? 1 सेकंड, 16 चैप्टर है या नहीं भाई? वो देना तो मैथ 11th का लेके आओ तो, है ना? कि 15 ही चैप्टर होना चाहिए, 16 तो नहीं होना चाहिए। ये 15वां चैप्टर होगा ना, 16 चैप्टर कब से होने लगा? देखो तो 15 होना चाहिए ना टोटल, 16 प्रायिकता है। अच्छा वो वाला हट गया ना, गणित याग, गणित विवेचन। 14 में गणित गणित विवेचन दिया है। ओहो, अच्छा। हाँ हाँ, 12 हो गया, 13 हो गया मेरे बच्चे, ध्यान देना, है ना? 12 हो गया, 13 हो गया। उसके बाद 15 नंबर का सांख्यिकी रिकॉर्डेड मिला है बच्चों। 15 क्या मिला है? 15 नंबर का सांख्यिकी रिकॉर्डेड मिला होगा आपको। सांख्यिकी रिकॉर्डेड मिला होगा और अब हमारा 16 चल रहा है। अब 16 चल रहा है। अब बच्चों कौन-कौन सा शेष बच गया बताओ? बचा है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। अभी हमने देखा चैप्टर नंबर 14। लेकिन बच्चों इसमें से कोई भी चैप्टर क्या 12th क्लास में आएगा बच्चों बताओ? क्या इसके किसी भी कॉन्सेप्ट का 12th में यूज़ है? तो बच्चों इसके किसी भी कॉन्सेप्ट का 12th में यूज़ नहीं है। 12th में यूज़ नहीं है बच्चों। 12th में यूज़ नहीं है, 12th में यूज़ है बच्चों तो प्रायिकता का है। और आप मुझसे पूछोगे कि सर प्रायिकता कितना नंबर का आता है हमारे 12th एग्ज़ाम में? तो प्रायिकता जो है बच्चों अगर हम देखें 12th एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन डबल है, तो 200 में से हमारा क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का प्रायिकता आता है। 10 नंबर का प्रायिकता पूछा जाता है, याद रखिएगा। 10 नंबर का प्रायिकता पूछा जाता है, तो ये चैप्टर पढ़ना आसान है। पहले प्रायिकता पढ़ते हैं, फिर समय बचेगा बच्चों, इस महीने तक मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। समय बचेगा तो जो भी चैप्टर पढ़ाने का होगा हम पढ़ा देंगे। मन में सवाल उठते होंगे कि सर प्रायिकता कितने दिन का हमारा क्लास होने वाला है? तो प्रायिकता बच्चों 5 से 6 क्लास में हम लोग समाप्त कर पाएँगे। प्रायिकता बच्चों कितनी क्लास लेंगे बताओ? 5 से 6 क्लास। आज 18 है बच्चों, तो आप 19 मान लो, 20 मान लो, 21 मान लो, 22, हाईएस्ट 22 को हम लोग खत्म कर देंगे। हाईएस्ट 22 तारीख को हमारा प्रायिकता खत्म होगा। उसके बाद हमारे पास 8 डेज़ बचते हैं। हमें उम्मीद है कि 8 दिन के अंदर कम से कम 1 या 2 चैप्टर और कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तब समझिए हमारा इतना हमारा पढ़ाई हो पाएगा। लेकिन जितना 12th में ज़रूरी है वो सब हम आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ जाएँ? आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों प्रायिकता जो है पहला बेसिक आपको वही पढ़ना है जो 10th में आप पढ़े थे। 10th क्लास में आप पढ़े हैं बच्चों अच्छे से। आपको आइए स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा टॉपिक बच्चों, बेसिक है। सबसे पहले लिखेंगे बेसिक। सभी विद्यार्थी जी अपनी-अपनी कॉपी में उतारिएगा बेसिक। सभी विद्यार्थी जी अपनी-अपनी कॉपी में बेसिक उतारिएगा। प्रायिकता की जब भी बात होती है तो हम कहते हैं भई कि प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर फ़ॉर्मूला होता है घटनों की संख्या बटे घटनों की संख्या, घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। प्रायिकता का फ़ॉर्मूला होता है घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। ये आपको पता है कि घटनों की संख्या बटे क्या होता है? कुल घटनों की संख्या। यही बच्चों हमारा प्रायिकता का फ़ॉर्मूला है कि घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। बच्चों प्रायिकता में हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए प्रायिकता में हमें पता है कि बच्चों 10th लेवल का जो प्रायिकता पढ़े थे, हम पढ़े हैं, हमें पता है बच्चों कि यदि मान लेते हैं यदि ए यदि ए घटना घटना घटित होने की संभावना है, घटना घटित घटित होने की संभावना है,
होने की संभावना है, यदि ए घटना घटित होने की संभावना है या प्रायिकता है, घटित होने की प्रायिकता है ना बच्चों? अब ध्यान दीजिएगा। और ए ए डैश ऐसे रहेगा बच्चों, ए डैश या बच्चों या 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 बच्चों या ए, है ना? ए डैश या बच्चों इस तरह से ए डैश, है ना? घटना घटना घटित नहीं होने की संभावना है, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता है, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता है, नहीं होने की प्रायिकता है, नहीं होने की प्रायिकता है, नहीं होने की प्रायिकता है। तो बच्चों अब ये बताओ कि ए घटित होने की प्रायिकता है और ए डैश ये नहीं होने की प्रायिकता है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? ए घटना घटित होने का है और ये नहीं होने का है। तो सोचो कि ए में अगर कभी ए डैश यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ऐसा वाला पूछे तो रिजल्ट क्या मिलेगा बताना बच्चों। आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, आपको पता है कि अगर ये घटित होने की संभावना है और दूसरा वाला नहीं घटित होने की संभावना है, तो दोनों को जोड़ने पर क्या रिजल्ट मिलता है? 1 रिजल्ट मिलता है। अगर बच्चों इसके जगह पर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि ए और प्लस में ए डैश ऐसा दिया रहे, तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? तो भी रिजल्ट 1 मिलेगा। यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट 1 मिलेगा बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। प्रायिकता का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला बन सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ए नॉट इसको बोला जाता है, इज इक्वल टू अगर 1 है बच्चों पहला फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ठीक है, या बच्चों हम फिर से बना सकते हैं फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना? तो बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो बच्चों मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे बच्चे यदि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या होगा? ए नॉट का मान बताइए क्या होगा? तो बच्चों पहला सवाल आपके लिए दिया गया है, जरा आंसर बताइएगा थोड़ा फास्ट में। राहुल जी, नीरज कुमार, दुर्गेश कुमार, शिवानी है, मुन्नू है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि हमें ये हमेशा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस में ए नॉट दोनों मिलकर के हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन में अब लिखा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 3/4, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा। हम लिखेंगे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू होगा या ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस में 3/4। बच्चों एलसीएम हमारा 4 होगा, नीचे 1 है, 4 माइनस का 3, तो 4 में से 3 गया तो 1/4। दिस इज आंसर बच्चों, 1/4, 1/4 है ना? है ना? 1/4 आ गया आंसर। एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए कि सर हमें हमें पता है कि इसका सही उत्तर 1/4 आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि दोनों मिलकर के होना है 1, दोनों मिलकर के 1 होना है। चलिए हो गया। आइए सवाल नंबर दूसरे पर देखते हैं, सवाल नंबर दूसरे पर देखते हैं। मान लीजिए सवाल नंबर 2 दिया है बच्चों, 2 नंबर में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0.06। तो मेरे बच्चे, है ना, है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट डॉट बताओ क्या होगा? तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें 1 मिलता है। यानी बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस में ए नॉट अगर हम दोनों को जोड़ते हैं बच्चों तो रिजल्ट हमें 1 मिलता है। ठीक है ना? आपको पता है अच्छे से कि ए की, है ना, ए नॉट का मान 0.06 है तो ए रहने देते हैं। ए नॉट का मान 0.06 है इज इक्वल टू 1 है। आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 में से माइनस होगा 0.06। अगर एक में से 0.06 माइनस करेंगे 0.06 माइनस करेंगे 1 में से माइनस हुआ 0.06, तो बच्चों यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ 9 में से तो 9।
विद्यार्थी जी 0.94 है ना। अगर आपका आंसर 0.94 है तो आप मुझे बता सकते हैं कि दिस इज माय आंसर 0.94। ठीक है, 0.94। तो आप समझ सकते हैं जो लोग भी 0.04 कह रहे हैं गलत है आपका आंसर, जो लोग 0.94 कह रहे हैं उसका आंसर सही है। 0.94 अगर आप कह रहे हैं तो आपका आंसर परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ें। आगे बढ़ें बच्चों। यस, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कब क्या होने वाला है, मामला याद रखेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। नेक्स्ट, आपको नोट में दो तीन चीज़ें आप 10th क्लास में मैंने पढ़ाई थी और वही चीज़ मैं फिर से रिवीजन करने जा रहा हूँ। 10th क्लास की कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। मेरे बच्चे 10th क्लास की कुछ बेसिक चीज़ें हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पता? नोट दे करके बच्चों सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है आपको पता है ना। निश्चित घटना है ना, निश्चित घटना की प्रायिकता मेरे बच्चे क्या होती है। निश्चित घटना की अगर मैं प्रायिकता की बात करूं तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है मेरे भाई वो 1 होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निश्चित घटना के बाद आता है बच्चों नेक्स्ट हमारा असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव घटना की, असंभव घटना की अगर मैं प्रायिकता की बात करूं तो आप मुझे बताइए कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है ना, प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है तो आप कहेंगे प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यूज 1 होती हैं। अगला हम आपसे पूछें बच्चों की प्रायिकता का योग क्या होता है ना, हमेशा प्रायिकता का योग है ना, प्रायिकता का योग पूछा जाए मेरे बच्चे, प्रायिकता का योग याद रखिएगा, प्रायिकता का योग भी हमेशा 1 होता है ना। और अगर आपसे पूछा जाए बच्चों प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक है, याद रखना कि प्रायिकता का जो मान होता है हमेशा 1 से छोटा है ना, सॉरी ना, हमेशा बच्चों प्रायिकता का जो मान होता है ना, अगर ई देकर पूछें 1 से छोटा या 1 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ये है बच्चों मान, बच्चों है ना, ये है हमारा मान, ये है प्रायिकता का मान। इसके अलावे बच्चों आपको याद रखना है कि प्रायिकता का प्रायिकता का मान है ना, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है तो बच्चों कभी भी इससे कम नहीं हो सकता है ना। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, इससे कम नहीं हो सकता है। और अगर आपसे पूछे कि बच्चों प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है तो प्रायिकता का अधिकतम मान अगर आपसे पूछा जाए तो न्यूनतम मान तो आपने बता दिया पर अधिकतम मान बताइए। तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है, प्रायिकता का मान अधिकतम मान होता है बच्चों 1। क्या होता है 1 है ना। अब लिखेंगे बच्चों, अब याद रखिएगा कि प्रायिकता का मान है ना, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 0, प्रायिकता का मान 0 या 1 या 0 और 1 के बीच होता है, या 0 और 1 के बीच होता है, 0 या 1 के बीच होता है। तो विशेष रूप से इस बात का याद रखेंगे आप, ये चीज़ें विशेष रूप से आपको पता होनी चाहिए, विशेष रूप से पता होनी चाहिए मेरे विद्यार्थी जी। यहाँ तक अगर नॉलेज अपडेट है तो मुझे दिल बनाकर भेजिए, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। हाँ, एक प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिएगा अच्छे से। यह नॉलेज अपडेट होना चाहिए कि प्रायिकता का जो निश्चित घटना का प्रायिकता 1 है, असंभव घटना का 0 है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 है, प्रायिकता का योग 1 है और प्रायिकता का जो मान है वो 1 से छोटा या 1 के बराबर, 0 से छोटा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। प्रायिकता का अगर हम देखें न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है तो न्यूनतम वैल्यू 0 होती है, मैक्स मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, प्रायिकता का मान 0 या 1 या 1, 0 और 1 के बीच होता है। हो गया बच्चों। तो एक बार सब लोग दिल बनाकर भेजिएगा कि सर यहाँ तक में हमें कोई इशू नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। आइए बच्चों, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, ये सब आप लोग 10th क्लास में याद किए थे। आइए बच्चों अब हम लोग प्रायिकता जब शुरू करते हैं तो उसमें हमें मेन बच्चों गेम्स के बारे में पढ़ना होता है, मेन हमें गेम्स के बारे में प्रायिकता में पढ़ना होता है। और गेम्स में कौन कौन से गेम्स के बारे में हमें पढ़ना है बताओ बच्चों, कौन कौन से गेम्स के बारे में पढ़ना है
तो सबसे पहले आपको बच्चों सिक्कों के बारे में पढ़ना है, जो सिक्कों का गेम होता है जिसको उछालते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग पासे के गेम के बारे में पढ़ना है, पासे। और फिर बच्चों डब्बे में हम लोग कोई मतलब बॉल वगैरह रख देते हैं डब्बे का। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ताश का गेम है बच्चों, ताश का गेम खतरनाक है। और बाकी में हम अन्य को रख देते हैं, अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सभी गेम्स के बारे में हमें नॉलेज लेना पड़ता है जब भी हम प्रायिकता पढ़ते हैं। तो इन सभी गेम्स के बारे में पढ़ना है, पहला हमें सिक्कों के बारे में, फिर पासे के बारे में, फिर डब्बे में कोई सामान रख दो, फिर ताश की गड्डी और अन्य। इन सभी गेम्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें इन सभी गेम्स के बारे में पढ़ना है। आइए बच्चों, सबसे पहला फर्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिक्का। नंबर 1 है जिसका नाम है सिक्का। बच्चों आप सब लोग जानते हैं सिक्का के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कॉइन्स बोला जाता है। कॉइन्स है ना, कॉइन्स कहा जाता है अंग्रेजी में। बच्चों मान लीजिए कि एक सिक्का हमारे पास है, तो एक सिक्का में कितने बच्चों कितनी घटनाएं हो सकती हैं। जैसे सिक्का, ये हमारे पास एक सिक्का है। अब बच्चों अगर हमारे पास एक सिक्का है तो या तो उसमें हेड होगा या तो टेल होगा। तो या तो बच्चों या तो चित होगा या तो पट होगा। तो सिक्के में दो ही घटनाएं होती हैं। तो बच्चों याद रखना कि जब हम सिक्का को उछालेंगे एक सिक्का को उछालने पर कुल घटना बताओ। एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर कुल घटना बताइए कितना हो। कुल घटना। तो मेरे विद्यार्थी जी, जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो कुल घटना कितना होता है, इस विषय में चर्चा करते हैं। तो या तो बच्चों हेड आएगा या तो टेल होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कुल घटना 2। अब बच्चों सवाल हम थोड़ा सा घुमाते हैं और सवाल में हम ये लिखते हैं कि बच्चों दो सिक्के को उछालने पर, है ना बच्चों, एक की जगह पर हम कर देते हैं 2, है ना। ये मेरे बच्चे दो सिक्के को उछालने पर है ना, दो सिक्के को उछालने पर कुल घटना। जब हम दो सिक्के को उछालेंगे तो हमारा कुल घटना, एक कॉमा का मतलब वही होता है जो शब्द ऊपर है वही नीचे है। दो सिक्के को उछालने पर कुल घटना कितना होगा। बच्चों सोचो, जब हम दो सिक्के को उछालें तो ऐसा हो सकता है, दो सिक्के को उछालने पर ऐसा हो सकता है कि भाई पहले वाले में हेड हो और दूसरे वाले में भी हेड हो। ऐसा हो सकता है ना, पहले वाले में हेड दूसरे वाले में हेड। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में टेल दूसरे में टेल। और बच्चों ऐसा हो सकता है कि पहले का हेड और दूसरे, है ना, पहले का हेड दूसरे का टेल, और पहले का टेल दूसरे का हेड। ठीक है ना। तो बच्चों कुल हम कह सकते हैं, कुल कह सकते हैं कि कुल बच्चों हमारे पास 4 घटनाएं होती हैं। जब हम दो सिक्के को उछालते हैं तो कुल घटना हमारे पास 4 होता है, जिसमें पहले वाले को हम मान लेते हैं कि दोनों हेड है, फिर दूसरे में दोनों टेल है, पहले में हेड है फिर टेल है, और पहले में टेल है फिर हमारा हेड है। तो इस तरह से हमारा 4 हो जाता है। बच्चों अब हम बात करते हैं कि 3 सिक्के को उछालने पर घटनाएं कितनी होंगी। अब यहाँ से आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा कि अगर हम 3 सिक्के को उछालते हैं तो घटनाएं क्या होंगी बच्चों ना। 3 सिक्के को उछालने पर कुल घटना, 3 सिक्के को उछालने पर क्या होगा घटना। 3 सिक्के को उछालने पर, 3 सिक्के में क्या होगा, 3 सिक्के में कुल घटना कितना होगा। तो अब आपको लॉजिकल बात करना है कि बच्चों एक सिक्के में 2 घटना, फिर एक सिक्के में 2 घटना, फिर एक सिक्के में 2 घटना, तो रिजल्ट मिलेगा 8। अब सवाल यहाँ ये भी हो सकता है कि मेरे बच्चे 5 सिक्के को उछालने पर कुल घटना कितना होगा। 5 सिक्के को अगर उछालें, 5 सिक्के में अगर हम 5 सिक्के को उछालते हैं तो कुल घटना कितना होगा, है ना। मेरे बच्चे अगर 5 सिक्के को उछाला जाता है तो आप लॉजिकल बात पर बात करेंगे कि एक सिक्का में 2 घटना है, 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 एक सिक्का में 2 घटना, 2 2 4 2 6 2 8, है ना, माफ कीजिएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 दूना 32। तो टोटल हमारा जो घटना है वो 32, वो टोटल 32 हो जाएगा, है ना। तो बच्चों अगर 5 सिक्का हो जाए तो कुल घटना 32 हो जाता है। चलिए, अब सिक्के से संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं, सम क्वेश्चन, है ना, कुछ प्रश्न को देखते हैं मेरे बच्चे। कुछ प्रश्न को देखा जाए जो कि सिक्के से संबंधित है। कुछ प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा गया है नंबर 1 बच्चों, पहला प्रश्न लिखा गया है, एक सिक्के को उछालने पर, 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 उछालने पर
चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। मेरे विद्यार्थी जी, मुझे भरोसा है कि बहुत फास्ट में आंसर लिखेंगे आप। चित आने की प्रायिकता, जल्दी से बताइए, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो सबसे पहले एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो बच्चों हमें ये जानना है कि कुल घटना कितना हो। सबसे पहले अगर एक सिक्का है तो कुल घटना बच्चों दो, या तो हेड या तो टेल, यानी कुल घटना दो होगा। क्वेश्चन पूछा है चित्त, चित्त को अंग्रेजी में हेड कहते हैं, हेड यानी हेड पूछा है। तो बच्चों हमें निकालना है प्रायिकता। चूंकि आपको पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है। प्रायिकता का फॉर्मूला है बच्चों घटनों की संख्या, प्रायिकता का फॉर्मूला है घटनों की संख्या बटे, घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या, घटनों की संख्या बटे कुल घटनों की संख्या। विद्यार्थी जी, जिसका आप निकालना चाहते हैं उसकी घटना कितनी है बताओ, है ना। आप निकालना चाहते हैं चित्त का, है ना आप चित्त का निकालना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं चित्त का, और चित्त की घटना सिर्फ और सिर्फ एक है, जबकि कुल घटना दो है। तो रिजल्ट आपको मिलेगा 1/2। याद रहेंगे बच्चों, चित्त पूछे या पट पूछे, एक सिक्के में चित्त या पट आने की संभावना 1/2 ही होती है। तो नोट दे करके लिख दीजिए, नोट दे करके लिख दीजिए कि एक सिक्के में, है ना, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, उछालने पर चित्त या पट, चित्त या पट आने की संभावना, आने की प्रायिकता लिख देते हैं डायरेक्ट, चित्त या पट आने की प्रायिकता, चित्त या पट आने की प्रायिकता 1/2 ही होती है, 1/2 ही होती है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा और स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल पर चलेगा, अब मजा और आने वाला है। एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे सब लोग चलिए, अब सिक्का एक नहीं रहेगा, सिक्का एक से दो हो जाएगा, है ना मेरे बच्चे। दो सिक्के को एक साथ, ध्यान देना बच्चों, पहली बात, दो सिक्के को, दो सिक्के को एक साथ फेंके, दो सिक्के को एक साथ, या बच्चों एक सिक्के को दो बार, बात वही है। दो सिक्के को एक साथ फेंके या एक सिक्के को दो बार फेंके, बात वही है, याद रखना। तो बच्चों दो सिक्के को एक साथ, या ऐसा भी बोल सकता है, या ऐसा ही बोल सकता है कि एक सिक्के को दो बार, है ना, दो सिक्के को एक साथ या एक सिक्के को दो बार, दो बार, दो बार उछालने पर या फेंकने पर, उछालने या फेंकने पर, फेंकने पर, फेंकने पर निम्न, निम्न, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। मेरे विद्यार्थी जी, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें, जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला सवाल पूछा गया है, पहला सवाल पूछा गया है कि दोनों में, दोनों में, है ना, चित्त हो, दोनों में चित्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है। नंबर दूसरा है दोनों में, दोनों में चित्त नहीं हो, दोनों में चित्त नहीं हो, अगला क्वेश्चन है नंबर तीसरा, है ना, कम से कम, कम से कम एक पट हो, कम से कम पट हो। नंबर चौथा, एक भी पट ना हो। चार सवाल है, अगर आपने इन चार सवाल का जवाब दे दिया तो मैं सोचूंगा बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन है कि दो सिक्के को एक साथ या एक सिक्के को दो बार, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि दो सिक्के को एक साथ या एक सिक्के को दो बार, बात वही है, उछालने या फेंकने पर निम्नलिखित की प्रायिकता। पहले सोचो कि जब हम दो सिक्के को एक साथ फेंकेंगे तो कौन कौन सी घटना होती है। तो सबसे पहला बच्चों फर्स्ट घटना हो सकता है हेड और हेड, ठीक है ना। दूसरा घटना हो सकता है टेल और टेल। तीसरा हो सकता है पहले में हेड हो दूसरे वाले में टेल हो जाए, और फिर पहले में टेल हो दूसरे में हेड हो। यानी बच्चों दो हाथ में सिक्का है, दोनों को फेंके, अरे 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 दोनों में भारत आ गया, दोनों में हेड हो गया। फिर दोनों को फेंके, अरे 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 दोनों में टेल आ गया। फिर फेंके, अरे एक में हेड एक में टेल। फिर फेंके, इसमें टेल इसमें हेड, तो चार घटना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें कुल घटना जानना है, जो कि चार हो गया। क्वेश्चन पढ़िए,
दोनों में चित हो। अब देखो चित माने हेड, दोनों में चित कितनी बार है बच्चों जरा देखो। तो दोनों में चित देखोगे तो दोनों में चित सिर्फ एक बार है ना। दोनों में चित सिर्फ एक बार है, तो हमारा जो रिजल्ट होने वाला है वो होने वाला है 1/4। अगला क्वेश्चन पढ़िए, लिखा गया है दोनों में चित नहीं है। अब ऐसा ढूंढिए जिसमें दोनों में चित नहीं हो। तो देखिए यहाँ सिर्फ दोनों में चित है, यहाँ भी दोनों में चित नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो अगर एक हाँ वाला है तो दो तीन नहीं वाला है, तो दोनों में चित नहीं हो। ऐसी घटनाएं 3 बार हो रही हैं जब चित नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कम से कम एक पट हो। पट मने होता है टेल, कम से कम एक टेल वाला ढूंढो। कम से कम एक टेल होना चाहिए। अगर देखो मैं कम से कम 3 रोटी खाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 3 ही खाता हूँ। मैं कम से कम 3 खाता हूँ, इससे ज्यादा खा सकता हूँ। कम से कम एक पट हो, यानी बच्चों ध्यान दो, कम से कम एक पट हो। यहाँ भी एक पट है, यहाँ भी एक पट है, यहाँ भी एक पट है एक पट। अरे सर यहाँ तो दो दो पट है। अरे दो पट है तो अच्छी बात है ना बच्चों। कम से कम एक बोला है, दो मिल गया तो और अच्छी बात है। कम से कम एक पट हो, यहाँ तो एक भी पट नहीं, तो कम से कम एक पट हो। ऐसी कंडीशन भी बच्चों 3/4 है, यानी 3 बार ऐसा कंडीशन हो रहा है। अब एक भी पट ना हो, ऐसा ढूंढो जहां पर एक भी पट ना हो, यानी टेल हो ही ना। यहाँ तो है, यहाँ भी एक पट है, यहाँ भी पट है, यहाँ एक भी पट ना हो। ऐसा ढूंढना है जहाँ एक भी पट ना हो। तो एक भी पट ना हो वो एक ही बार है बच्चों टोटल में, तो 1/4। दिस इज। तो मेरे बच्चे, मुझे लगता है जिन बच्चों ने इन सवाल का जवाब दे दिए, जिन्होंने बच्चों अगर मेरे इन चारों प्रश्नों का जवाब दे दिया, इसका मतलब आपको 2 सिक्के में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। 2 सिक्के में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर आपने मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दिया तो रिया कुमारी, राजीव कुमार, रोशन है, पवन है, शिवानी है, निरंजन है, आप सभी बच्चों को कोई इशू होने वाला नहीं है ना। कोई इशू होने वाला नहीं है। चलिए तो आगे बढ़े। तो ये था बच्चों सिक्का के बारे में हमें पढ़ना था। अब सिक्का से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सिक्का के बाद शुरू होता है हमारा पासा। बच्चों आइए हम लोग शुरू करते हैं पासा, जिसको डाइस के नाम से जानते हैं बच्चों, अंग है ना। हिंदी में हम इसे पासा कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसी चीज को डाइस के नाम से जानते हैं, डाइस के नाम से। बच्चों आपको पता है कि पासा अगर बनाने की बात हो तो कुछ वर्गाकार बच्चों आकृति लेते हैं, जैसे घन बनाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही होता है। घन की तरह ही हम लोग पासा को बना देते हैं। मेरे विद्यार्थी जी ये आप देख सकते हैं, ये पासा है और इसमें कहीं पर एक लिखा होता है तो कहीं पर 2 बिंदी बना होता है, कहीं पर 3 बना होता है तो कहीं पर 4 बिंदी बना होता है, कहीं पर 5 बिंदी बना होता है तो कहीं पर 6 बिंदी बना होता है। तो बच्चों टोटल आपने देखा कि ये रिप्रेजेंट करता है 1 को, ये रिप्रेजेंट 2 को, ये रिप्रेजेंट 3 को, ये रिप्रेजेंट 4 को, ये 5 को और ये 6 को। इस तरह से ये लोग, है ना, इस तरह से बच्चों ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम पासा में बात करें कुल घटना की, है ना, अगर हम पासा में कुल घटना की बात करें तो बच्चों कुल घटना कौन कौन सा है। अगर हम बात करते हैं कि एक पासे में कुल घटना के बारे में, तो कुल घटना कौन कौन सा है। सर कुल घटना हमारे पास या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, यानी कुल घटना टोटल 6 है। कुल घटना टोटल 6 है। मेरे बच्चे अब ये बताओ, है ना, मेरे बच्चे कुल घटना अगर 6 है तो ये बताओ इस 6 में से कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो प्राकृत हैं। तो आप कहेंगे सर ये सब प्राकृत है, क्योंकि प्राकृत का मतलब है जिसको गिन सकें। प्राकृत का मतलब जिसको गिन सकें और हम सबको गिन सकते हैं, तो ये सभी प्राकृत हैं बच्चों, ये सभी प्राकृत हैं। तो टोटल 6 में से 6 घटना प्राकृत हैं। बच्चों प्राकृत के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं सम हैं, सम कौन कौन सी घटनाएं हैं। सम का मतलब है जो 2 के पहाड़े में आ जाए, जो 2 के पहाड़े में आ जाए, अर्थात 2, 4 और 6। सम घटना अगर पूछे तो 3 ही घटना ऐसी हैं जो सम है। इतनी ऐसी घटना है बच्चों जो विषम है, बताओ। इतनी ऐसी घटना है जो विषम है।
तो विषम की अगर हम बात करें बच्चों, तो विषम में हमारा 1 है, 3 है और 5 है। 1, 3 और 5 है विषम में। विषम में 1, 3 और 5 है। बच्चों इसके बाद आता है दो महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भाज्य और अभाज्य। बच्चों बताओ इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं जो भाज्य हैं। भाज्य अगर पूछा जाए तो क्या होगा। भाज्य में आपको पता है भाज्य के बारे में कि बच्चों देखो, एक तो हमारा भाज्य, एक कोस एक से बड़ी, बच्चों ये तो भाज्य है नहीं, है ना। दो भी किसी पहाड़े में नहीं आती है, तो दो भी अभाज्य है ना। भाज्य का मतलब है जो किसी पहाड़े से कट सके बच्चों। तो 4 और 6 हो जाता है। 4 और 6 जो है ये भाज्य है। मेरे बच्चे दो संख्याएं यहाँ भाज्य हैं। अभाज्य की बात करें, एक बच्चा कह रहा है मुझे समझ नहीं आता है। समझने के लिए बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। वो आप लगाएंगे तो समझ लेंगे आप। इतना आसान टॉपिक, ये 10th क्लास का टॉपिक है। इसका मतलब आप 10th में नहीं पढ़े हो, रंगबाजी कर रहे थे, है ना। अब रंगबाजी कर रहे होंगे। आभास संख्या पूछा गया है। आभास संख्या मेरे बच्चे 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। आभास संख्याएं 3 गो है, ठीक है ना। पूछा जाए मेरे बच्चे कि 3 से बड़ी संख्या तो क्या लिखेंगे। 3 से बड़ी संख्या बोला जाए तो क्या लिखेंगे। 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है। तो 4 है, 5 है और 6 है। ये 3 से बड़ी संख्या है। और बाकी मेरे बच्चे अगर मैं कहूँ कि 6 से 6 से बड़ी संख्या, तो बताओ 6 से बड़ी संख्या कितना है। एक पासे के अंदर 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है। एक पासे के अंदर 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है बताइए। एक पासे के अंदर 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है। आपको पता है बच्चों, एक पासे के अंदर 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है। तो 6 से बड़ी संख्या कोई भी नहीं है। तो बच्चों लिखेंगे कोई भी नहीं, यानी कि डब्बा खाली रह जाएगा। कोई भी नहीं है बच्चों, 6 से बड़ी संख्या कोई भी नहीं है। पासे में 6 से बड़ी संख्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों 6 तक होता है पासे में, मैक्सिमम। इससे बड़ा हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि होता ही नहीं है। तो ये नॉलेज अगर आपके अंदर है, तो चलिए अब हम सवाल पर चलते हैं, है ना। सवाल पर चलते हैं और सवाल को लगा कर देखते हैं भाई क्या होता है ना। चलो अब सवाल में लिखते हैं। सवाल में लिखते हैं कि एक पासे को, है ना, एक पासे को, एक पासे यानी डाइस, है ना। एक पासे को, एक पासे को फेंका, है ना। एक पासे को फेंका या उछाला जाता है। एक पासे को फेंका या उछाल ना, उछाल, फेंकने या उछालने पर। एक पासे को फेंकने या उछालने पर, एक पासे को फेंकने या उछालने पर निम्न के होने की, निम्न के होने की प्रायिकता ज्ञात करें। निम्न के होने की क्या ज्ञात करें, प्रायिकता ज्ञात करें। आइए लिखना शुरू कीजिएगा। नंबर 1, नंबर 1, है ना। नंबर 1, एक प्राकृत संख्या, है ना। एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या बच्चों। नंबर 2, नंबर 2, है ना, विषम संख्या, है ना। या लिख देते हैं एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अगला क्वेश्चन है 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या, 4 से छोटी संख्या, एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य नहीं, भाज्य लिख देते हैं, एक भाज्य संख्या। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए बच्चों, है ना। मुझे इस सभी प्रश्नों का उत्तर थोड़ा चाहिए फास्ट में, फास्ट में उत्तर चाहिए। तो बच्चों एक प्रायिकता क्वेश्चन लिखा गया है कि एक पासे को उछालने पर निम्नलिखित के होने की प्रायिकता बताइए। आप सब जानते हैं कि जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो कुल घटना कितना होगा। जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो कुल घटना होगा बच्चों 6। कुल घटना कितना होगा 6। अब बोला है एक, ओहो अरे भैया, एक प्राकृत को हम क्या लिख दिए हैं, प्राकृत, है ना।
एक प्राकृत को हम गलती लिख दिए हैं, बोले प्राकृत है लिखे कुछ और है। एक प्राकृत संख्या, मेरे बच्चे अब एक प्राकृत संख्या की बात हो रही है, तो बताओ कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी है। तो सभी प्राकृत संख्या है, 6 में से 6 प्राकृत संख्या है, अर्थात आंसर 1 हो जाएगा, पहला का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक विषम संख्या, तो एक पासे में कितनी विषम संख्याएं हैं, 3 गो विषम संख्याएं, नीचे हमेशा 6 रखेंगे, 1/2। विषम संख्या आप देख सकते हैं कि एक विषम संख्या की बात करें तो 3 गो विषम संख्या होता है। 6 से बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या पॉसिबल नहीं है, 0, तो आंसर 0। 4 से छोटी संख्या, अब 4 से छोटी कौन कौन है, 3 2 1, तो 4 से छोटी संख्या कितनी है, तो 4 से छोटी संख्या 3 है बच्चों, तो 1/2 आंसर होगा। नेक्स्ट है एक भाज्य संख्या, तो कौन कौन सी भाज्य संख्या है बच्चों, बताओ भाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो भाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ चार ना दो, सिर्फ और सिर्फ दो हैं, दो हैं। तो बच्चों दो हैं तो 1/3। दो भाज्य संख्या कौन कौन सा है, ये मैंने बताया है यहाँ पर कि एक, मेरे बच्चे दो भाज्य संख्या कौन कौन सा है, एक 4 है और एक 6 है, दो ठो भाज्य संख्या है। यानी एक पासे में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, तो एक पासे में दो भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया तो। सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो। 12th का फीस कितना है गुरुजी, अभी बैच नहीं आया बाबू, आएगा तो बता देंगे, है ना। बैच आएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। जैसे ही बैच आएगा आप लोग को बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का। हो गया, चलिए बढ़ जाए आगे। आगे बच्चों मान लीजिए कि एक थैला है, अगला टॉपिक लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ही चेंज कर लीजिए, है ना, टॉपिक चेंज करके डब्बा वाला टॉपिक पे चलिए। थैला या डब्बा क्या है बच्चों, थैला है, ध्यान देना बच्चों, है ना, क्या लिखा है, थैला है या बच्चों डब्बा है। थैला या डब्बा पर चलते हैं, थैला या डब्बा पर। मान लीजिए बच्चों कि एक थैला है ना, एक थैला है और उसके अंदर में 5 लाल गेंद है, 5 लाल है और 6 काला है और 3 सफेद है। इतना गेंद इसके अंदर में रखा गया है ना। अब इसमें बिना देखे एक गेंद बाहर निकाला गया, बिना देखे अगर एक गेंद बाहर निकालते हैं बच्चों, है ना, बिना देखे एक गेंद निकाला गया है, तो बताओ, है ना। लिखते हैं कि एक थैले में, एक थैले में, एक थैले में 5 लाल कौमा 6 काला, 6 काला एवं एवं 3 सफेद गेंद हैं, 3 सफेद गेंद हैं। फुल स्टॉप। बिना थैले में झांके, बिना थैले में देखे या झांके, देखे एक गेंद, एक गेंद, एक गेंद यादृच्छा, एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, एक गेंद यादृच्छा निकाला गया, तो गेंद के निम्न होने की, निम्न होने की, निम्न होने की प्रायिकता, निम्न होने की प्रायिकता ज्ञात करें। नंबर 1 लिखा गया है, नंबर 1 लिखा है कि गेंद लाल हो। नंबर 2 लिखा गया है कि गेंद काला हो। नंबर 3 लिखा गया है गेंद सफेद ना हो, सफेद ना हो। बच्चों बताइए ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों एक थैले में 5 लाल 6 काला 3 सफेद गेंद हैं, उसमें से एक गेंद निकाला गया है, तो कुल गेंद पहले बताओ कितना हुआ कुल गेंद। तो आप कहेंगे कि गुरुजी कुल गेंद जो है हमारा, कुल गेंद जो हो गया टोटल, तो बच्चों 5 और 6 और 3, तो 5 लाल 6 काला और 3 सफेद, तो कुल गेंद 14 हो गया है। अब कहा गया है कुल गेंद की संख्या 14 है। अब इसमें सवाल ये है
कि गेंद लाल हो, एक गेंद निकालने पर लाल हो, तो लाल कितना है, 5 है, तो लाल गेंद का पूछा है तो 5/14 हो जाएगा। गेंद काला हो, काला कितना है, 6, तो 6/14, 2 से कटाएंगे, 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार। गेंद सफेद हो, सफेद अगर गेंद है तो कुल गेंद में से, सफेद नहीं हो, माफ कीजिएगा, गेंद सफेद नहीं हो तो कुल गेंद नीचे 14 है, ऊपर भी 14 लिखेंगे, लेकिन जो नहीं होगा उसको घटा देंगे। सफेद नहीं हो तो सफेद को घटा दीजिए, सफेद 3 घट जाएगा, तो 11/14 आपका आंसर बचेगा। 11/14, 11/14 आंसर मैच कीजिएगा। 11/14 सही है, तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव बिल्कुल सही है। 11/14 हमारा सही उत्तर होगा। बच्चों, पासे में थोड़ा सा एक चीज रह गया था, आइएगा। पासे में थोड़ा सा एक चीज रह गया था, हमने क्या बोला बच्चों, अगर एक पासा है तो कुल घटना बताओ क्या होगा, एक पासा तो कुल घटना, एक पासा तो कुल घटना कितना होगा, है ना। तो एक पासा है तो कुल घटना कितना होगा, एक पासा में मेरे बच्चे 1 2 3 4 5 6, एक पासा है तो कुल घटना 6 होगा। अब जरा सोचिएगा मेरे बच्चे कि एक पासा से हो गया दो पासा, जब दो पासा है तो कुल घटना कितना होगा, दो पासा है तो 6 का मल्टीप्लाई 6 से, यानी 36। अब सोचिएगा कि अगर तीन पासा है तो क्या होगा, तीन पासा है तो क्या होगा, तीन पासा है तो 6 गुना 216, है ना। सोचिएगा मेरे बच्चे कि तीन पासा होने पर क्या होगा, यानी कि बच्चों अगर तीन पासे को एक साथ फेंका जाएगा तो कुल घटना कितना होगा। हाँ, तो इसको याद रखेंगे। अब बच्चों आगे जो हमें पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है ताश के बारे में। तो थोड़ा सा आप लोग को पता होगा ताश के बारे में। ताश बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग, है ना, गैम्बलिंग बोलते हैं, जुआ, है ना, गैम्बलिंग बुलाया जाता है शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप लोग देख लेना बच्चों, तो नहीं तो मैं हटा देता हूँ। ताश, जिसको कार्ड्स बोला जाता है ना, ताश को बच्चों तो कार्ड्स बोलते हैं, कार्ड्स, ये कार्ड्स है मेरे बच्चे। कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं गुरुदेव, कार्ड्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला कार्ड होता है जो इस तरह का दिखता है बच्चों, इस तरह का, उसमें चिन्ह बना होता है। दूसरा कार्ड में इस तरह का चिन्ह बना होता है। तीसरा कार्ड में इस तरह का चिन्ह बना होता है, और चौथे कार्ड में इस तरह का चिन्ह बना होता है। तो मेरे विद्यार्थी जी, आप देख सकते हैं, बोल है ना। ये वाला कार्ड जो होता है ये लाल रंग का होता है, ओह सॉरी सॉरी, ये वाला जो कार्ड होता है ये लाल रंग का होता है, लाल रंग का, लाल रंग का, और ये वाला कार्ड भी लाल रंग का होता है। और बाकी दोनों जो कार्ड है, वो दोनों कार्ड जो है मेरे बच्चे, वो दोनों कार्ड जो है वो क्या होता है, वो दोनों कार्ड क्या होते हैं, वो दोनों कार्ड होते हैं, है ना। सर 12th का ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया सर क्या, हाँ, ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो गया, और क्रैश कोर्स भी बच्चों अब कंप्लीट होने वाला है इस महीने में। तो 12th क्लास में बच्चों हम लोग इस तरह से बैच पढ़ाते हैं। 12th का बैच अगर आप देखेंगे तो 12th का बैच बच्चों, 12th का जो बैच होता है वो इस मोड पर चलता है। 12th का बैच इस मोड पर चलता है कि पहले हम लोग एक बार फुल बैच खत्म करते हैं, पहले बच्चों फुल बैच खत्म करेंगे, और फुल बैच के बाद फिर लेकर के आते हैं क्रैश कोर्स, है ना। तो बच्चों फिर इसका क्रैश कोर्स खत्म होता है, और क्रैश कोर्स के बाद अब बच्चों जनवरी में क्या आने वाला है, जनवरी में सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर रिवीजन होने वाला है, यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो समझ गए। तो बच्चों हमारा जो 12th का बैच होता है वो 3 बार खत्म होता है, एक बार खत्म होता है फुल कोर्स में, एक बार क्रैश कोर्स में, और एक बार बच्चों फिर हम इसका प्रैक्टिस कराते हैं। तो बच्चों 3 बार बैच को खत्म करते हैं क्रैश कोर्स में, है ना। ठीक है, आ जाओ। तो मेरे विद्यार्थी जी याद रखेंगे कि 12th क्लास के लिए आप निश्चिंत रहें, निस्संदेह रहें, कभी आपके मन में 12th को लेकर कोई डाउट मत लाइएगा कि 12th में क्या होगा। 12th में पढ़ने में बच्चों इतना मजा है, इतना आनंद है, जिसके बारे में आप सोच केंगे तो बोलेंगे गुरुजी क्या बात है। 12th एक अलग चीज है बच्चों। इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लाल पान, इसका नाम है लाल पान।
और इसका नाम है बच्चों काला पान, है ना, काला पान। और इसका नाम है बच्चों ईट, क्या नाम है, ईट। और इसका नाम है चीरी। क्या आपको मालूम है कि सबके कितने कितने पत्ते हैं? लाल पान भी संख्या में 13 है, काला पान भी 13 है, ईट भी 13 है और चीड़ी भी 13 है। तो अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, सभी संख्याओं को, तो कुल पत्तों की संख्या आती है 52, है ना बच्चों। कुल पत्ते हैं 52, कुल पत्ते हैं। सर फाउंडेशन बैच क्या होता है? फाउंडेशन बैच का मतलब होता है जहाँ हम लोग एकदम धीरे धीरे शुरू से पढ़ते हैं। जो शुरू में स्टार्ट हो उसे फाउंडेशन बैच बोलते हैं। जो सबसे पहले शुरू हो उसको फाउंडेशन बैच कहा जाता है। बच्चों 13 13 पत्ते करके अगर जोड़ेंगे तो कुल पत्ते 52 हैं। अब इसमें तस्वीर वाला पत्ता होता है, एक होता है बच्चों, एक होता है जे, एक होता है के और एक होता है क्यू। इस तीनों में फोटो होता है, जे के क्यू, जे के क्यू, जे के क्यू। तो मुझे ये बताओ कि बच्चों कुल पत्तों की संख्या आपने कहा कि गुरुदेव कुल पत्ते 52 है, चलो हमने मान लिया कि कुल पत्ते 52 है ना बच्चों। गुरुदेव इसमें मानने की क्या बात है, सच में है तो है। बच्चों बताओ कुल पत्ते कितने हैं? तो कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्ते हैं 52 बच्चों। उसमें काला कितना है, लाल कितना है? लाल रंग का पूछा जाए तो 52 में लाल रंग का पत्ता कितना है? तो सर देखो ये लाल है और ये लाल है और ये भी 13 है, ये भी 13 है। तो 52 में से आधा होता है, आधा होता है मेरे बच्चे, आधा होता है, आधा होता है लाल, यानी लाल 26 है। अगर पूछा जाए काला कितने हैं, तो काला भी 26 है, लाल भी 26 है, लाल भी 26 है, ध्यान दीजिएगा। लाल पत्ते कितने हैं? लाल पत्ते भी 26 हैं, लाल पत्ते भी 26 हैं और काला पत्ता भी 26 है ना। लाल पत्ता 26 है और मेरे बच्चे काला पत्ता 26 है ना। लाल पत्ता 26 है और काला पत्ता 26 है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें बच्चों बोलो, ये होता है जे से, होता है जे से, होता है गुलाम, जे से होता है गुलाम। इसमें भी फोटो बना होता है। के से होता है राजा, इसमें भी फोटो बना होता है। और क्यू से होता है रानी, है ना बच्चों, गुलाम राजा रानी। तो बच्चों टोटल 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3। तो कितने ऐसे पत्ते होते हैं जिसमें तस्वीर बना होता है, किसी न किसी का तस्वीर वाला पत्ता। इसे तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता जो है बच्चों वो कितने होते हैं? तस्वीर वाला पत्ता होते हैं, कुल हो जाता है तस्वीर वाला पत्ता 12। अब इसमें से भी आप देखेंगे तो, इसमें भी से देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है, 3 ये लाल है और ये 3 लाल है। तो 12 तस्वीर वाले में से लाल रंग का कितना होता है मेरे बच्चे? 12 तस्वीर में लाल रंग का कितना होता है? तो लाल रंग का होता है 6। और काला तस्वीर कितना होता है काला रंग का? तो काला रंग का 6, ठीक है ना। ये आपने देखा। अब ताश में हर हर रंग का बच्चों, हर में, जैसे लाल पान में भी देखें तो एगो इक्का होता है, इक्का यानी ए होता है, ए। यहाँ पर भी काला पान में ए होता है, चीड़ी में ए होता है, और माफ कीजिएगा ईट में ए होता है और चीड़ी में ए होता है। तो ए को इक्का कहा जाता है। तो एक ताश की गड्डी में इक्का कितना होता है? एक ताश की गड्डी में इक्का कितना होता है? इक्का बोले तो ए। तो बच्चों एक ताश की गड्डी में इक्का की बात करें तो बच्चों इक्का की संख्या 4 होती है। ताश की गड्डी में इक्का कितना होता है? इक्का होता है मेरे बच्चे, इक्का होता है, इक्का होता है, इक्का होता है 4। इसको बच्चों गुलाम और के राजा को बादशाह कहा जाता है, बादशाह कहा जाता है। और रानी को बेगम कहा जाता है, बेगम। तो आप इसको कह सकते हैं कि गुलाम बादशाह बेगम, जे के क्यू को। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं क्योंकि बच्चों मेरा क्लास है, फिर आगे अब मिलते हैं कल की क्लास में। तो बताइए बच्चों कैसा रहा क्लास आप लोगों के लिए आज, बताओ क्लास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास कैसा लगा। सर हम लोग 11th के बच्चे हैं, 12th में कुछ डिस्काउंट मिलेगा ना? हाँ बच्चों पहले आइए 12th में, अभी बैच आ रहा है, बैच में आप लोग आइएगा फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, है ना, इसको मुन्ना कहते हैं सब, है मुन्ना कहते हैं, मारेंगे। ठीक है, क्लास कैसा लगा बच्चों बताना कमेंट बॉक्स में, क्लास कैसा लगा, है ना, क्लास कैसा लगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लास कैसा लगा।
बाय बच्चों, लव यू। बहुत अच्छा लगा सर, कल मिलते हैं, हाँ? इतना प्रैक्टिस करके रखना, ठीक है?